चलिए तो अब समझते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्यों अंजाइना की ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स इन अंजाइना। तो बीटा ब्लॉकर्स का थोड़ा समराइजेशन हम करें तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें पता ही है याद रखने के लिए कि लॉल से एंड अप होती है। और उसमें मेजर तो अलग अलग टाइप से उसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन मेजर क्लासिफिकेशन है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो सिलेक्टिवली बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, और नॉन सिलेक्टिव ऐसी ड्रग्स हैं जो बीटा वन के उपरांत बीटा टू रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करती है। तो सिलेक्टिव ड्रग्स ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है ये भी कई बार आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई सिलेक्टिव ड्रग्स आर यूज्ड इन कंपैरिजन टू द नॉन सिलेक्टिव। क्योंकि सिलेक्टिव ड्रग यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि नॉन सिलेक्टिव से जुड़े हुए एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बहुत कम हो जाएंगे, स्पेशली बीटा टू रिसेप्टर्स से जुड़े हुए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टिव ड्रग्स यूज़ की जाती है। और कई सारी कंडीशंस हैं जिसमें सिलेक्टिव यूज़फुल है, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है, जिसमें नॉन सिलेक्टिव नहीं दी जाती। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ हो गया जिसमें नॉन सिलेक्टिव नहीं दी जाती। डायबिटीज़ मलाइटस हो गया जिसमें भी नॉन सिलेक्टिव नहीं दी जाती। और एक अंजाइना की कंडीशन आएगी जिससे कहते हैं वाजोस्पास्टिक एंजाइना, तो उसमें भी नॉन सिलेक्टिव नहीं दी जाती। सभी जगह पे सिलेक्टिव को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं जो है एटेनोलॉल, मेटाप्रोलोल, कार्विडिरोल, नेबिवोलोल। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, एक रफ मेथड है कि ए टू एन जो भी ड्रग्स हैं वो सब सिलेक्टिव है। उसके बाद जो एन से जुड़ी हुई दूसरी ड्रग्स हैं और अप टू द जी दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, जिसमें नाडोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, पिंडोलॉल, सोटालॉल होता है। यहाँ पे प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज़ प्रोप्रेनोलॉल। बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट और किडनी के ऊपर होते हैं और बीटा टू रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं, जिसमें बॉडी के काफ़ी सारे स्मूथ मसल्स इंक्लूड होते हैं, और लीवर के ऊपर होते हैं जो मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीटा ब्लॉकर्स की यूज़ क्या है? काफ़ी सारी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस में वैसे बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, स्पेशली सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स, जिसमें हाइपरटेंशन हो गया, अंजाइना पेक्टोरिस देखेंगे हम, कार्डियक इरिथमियास जिसमें रिथम एबनॉर्मलिटीज़ होती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसमें इन्फाक्शन स्टार्ट हुआ होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट का पंपिंग एबिलिटी कम हुआ है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के ऊपर लोड बहुत बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर लोड पीपी ज़्यादा होने की वजह से जिसके हार्ट के मसल का हाइपरट्रॉफी हो गया है, और एन्यूरिज्म। तो ये सारी कार्डियक कंडीशंस हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज़फुल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बीटा ब्लॉकर के काफ़ी सारे नॉन कार्डियक यूजेस भी हैं। अगर आपने हमारा बीटा ब्लॉकर का सेक्शन नहीं दिखा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत डिटेल में हमने सब कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो नॉन कार्डियक यूजेस में ग्लोकोमा है जहाँ पे आई का प्रेशर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी और माइग्रेन जैसी सिचुएशन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके प्रोप्रानोलोल नामक ड्रग यूज़ करती है, थायरॉयड स्ट्रोम है, हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ही बढ़ जाने से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में इस थायरॉयड स्ट्रोम जैसी सिचुएशन होती है, ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें भी बीटा ब्लॉकर्स यूज़फुल है। ट्रेमर को कम करने के लिए भी यूज़फुल है, और फियोक्रोमोसाइटोमा जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है और बहुत सारा नॉरएपिनेफ्रिन बनता है जिससे हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ आप बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ जनरलाइज पॉइंट्स अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि एक तो पहला है कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देने से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस होता है, बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट कम करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है, एरिथमियाज भी होता है, ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल है और इससे ब्रेडी एरिथमियाज होने के भी चांसेस हैं। ऑब्वियसली हार्ट रेट कम होने से, पंपिंग कम होने से पेरिफेरल ऑक्सीजन कम पहुँचता है जिससे लिथार्जी होती है, फटीग होता है। और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देने से हाइपोटेंशन के सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं जिससे इन डिस्टर्बेंस होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, इंसोम्निया होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और कई बार हाइपोटेंशन होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दी और द डिसएडवांटेजेस अबाउट दी बीटा ब्लॉकर्स। अभी जैसे हमने बात की क्यों एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स यूज़फुल हैं, तो हमें पता ही है कि एंजाइना एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चेस्ट पेन होता है एंड बिकॉज ऑफ जो सप्लाई और डिमांड जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे हम एक मेथड से हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हार्ट का जो वर्कलोड है वो हम कम करें। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग हार्ट का वर्कलोड कम कर सकते हैं और जिससे ये डिमांड सप्लाई मैच करने का ट्राई कर सकते हैं।
तो हार्ट का वर्कलोड कम करने से हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होगा, और वो हम कर सकते हैं हार्ट रेट कम करके। अगर हम हार्ट रेट कम करें तो हार्ट का वर्कलोड कम कर सकते हैं, और हार्ट रेट कम करने के लिए हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर्स आर क्वाइट यूज़फुल। सो हार्ट रेट कम करके हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हार्ट रेट कम करने से हार्ट ज़्यादा डायस्टोल में रहेगा, जिससे डायस्टोल में हार्ट का मसल का परफ्यूजन अच्छे से होगा। तो हम लोग कार्डियो सिलेक्टिव जैसे एटेनोलोल और मेटाप्रोलोल है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे कंपेरेटिव टू नॉन सिलेक्टिव प्रोप्रेनोलोल। पिंडोलोल नहीं यूज़ करेंगे, एक स्पेसिफिक एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि पिंडोलोल में इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को आप वाजोस्पास्टिक एंजाइना में ना दें। क्यों नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा 1 प्लस बीटा 2 को जो ब्लॉक करते हैं वो आपको नहीं देने चाहिए इन वाजोस्पास्टिक एंजाइना? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि नॉर्मली जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में होते हैं। अगर आप बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो किससे क्या होगा कि बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से अब जो भी नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी के अंदर है वो सिर्फ अल्फ़ा के ऊपर ही काम कर पाएगा, तो एक कहते हैं कि अल्फ़ा का एक्शन बढ़ जाएगा। सो बीटा 2 आपका जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो अब एक ही रिसेप्टर रहा है जो ब्लड वेसल के ऊपर है, वो है अल्फ़ा रिसेप्टर। तो अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन काम करेगा, और जिससे क्या होगा कि ट्रिमेंडस वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाएगा। तो उसे कहते हैं अनअपोज्ड अल्फ़ा एक्शन। तो अल्फ़ा का अनअपोज्ड एक्शन होगा, बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होने से अल्फ़ा का एक्शन अनअपोज्ड होगा, जिससे ऐसी वाजोस्पास्टिक एंजाइना वाली कंडीशन वर्स होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ना यूज़ करें। बीटा ब्लॉकर्स इन जनरल, स्पेसिफिकली सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स अगर लेना है तो ये इमरजेंसी में नहीं लेना है। एंजाइना में इमरजेंसी में तो एक ही ड्रग है जो मेन यूज़फुल है, दैट इज़ नाइट्रेट्स। तो क्रोनिक प्रोफाइलेसिस के लिए रेगुलर यूज़ में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हार्ट का वर्कलोड कम हो। इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से हमें उसको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, और बीटा ब्लॉकर कभी भी कोई भी कंडीशंस में चल रहे हों एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन कभी ना करें। बीटा ब्लॉकर का एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन करने से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कई बार, और जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के भी अटैक्स और या फिर स्ट्रोक्स के भी अटैक होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एक अच्छी दवाइयाँ हैं, स्पेशली एंजाइना में, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट से जुड़ी हुई कंडीशंस में पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है। तो दैट फिनिशेस विथ आवर स्मॉल टॉपिक कि क्यों बीटा ब्लॉकर्स एंजाइना में यूज़फुल है। आपको फुल फ्लेज या फिर डिटेल्ड बीटा ब्लॉकर के बारे में चाहिए तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले लेक्चर्स में आप पता लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।